दो विशेष मेहमान अरुण केजरीवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएलए अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर आपसे शुरू करना चाहेंगे पहली टिप्पणी मार्केट को लेकर के। सर इस सीरीज का आखिरी दिन है, क्या उम्मीदें आपकी हैं? वॉल्यूम लो हैं, क्या कोशिश करेगा बाजार कि अगली सीरीज के लिए एक अच्छे संकेत देने की, रिकवरी की उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? आज हमने एक पोल चलाया हुआ है सर हमारे चैट बॉक्स पे और कि निफ्टी की जो एक्सपायरी क्लोजिंग जो होगी वो कहाँ पर होगी। अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों के जो वोट्स आए हैं वो आए हैं 25,900 के नीचे। दूसरा विकल्प है 26,000 के ऊपर और तीसरा आखिरी विकल्प है 26,100 के ऊपर, जिस पर सिर्फ 18% लोग मान रहे हैं कि ऐसा होगा। आपकी उम्मीदें क्या हैं और क्या ट्रिगर महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं सर? विपुल जी, फ्लैट टू नेगेटिव की उम्मीद है मुझे, जहां तक एक्सपायरी का सवाल है। देखिए, इंटरेस्ट कम है बाजार में, जैसे आपने दोहराया। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि 1 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख बाजारों में थोड़ा सा रुझान, इंटरेस्ट सब कम रहता है। देखते देखते 2 तारीख को 1 वीक खत्म हो जाएगा, पहला शुक्रवार आ जाएगा। तो बाजार में एक्टिविटी अब उम्मीद कीजिए कि 5 तारीख से शुरू होगी। 5 तारीख तक दिन के हिसाब से 6 दिन है, बट क्या युद्ध विराम रशिया और यूक्रेन के बीच में इस पीरियड में हो सकता है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट विषय है। तो इसको लेकर सिर्फ ऐसा लगता है कि बाजार रेंज बाउंड विथ नेगेटिव बायस ही एक्सपेक्ट करना चाहिए आज की निफ्टी के एक्सपायरी के लिए। ठीक है, आगे भी आपसे जो है बाजार को काफ़ी कुछ समझने की कोशिश होगी, लेकिन अंबाला मैम आपकी टिप्पणी पहली, क्या उम्मीदें आपकी हैं? क्या आपको उम्मीद है सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी की, या फिर आप भी इस बात से सहमत हैं कि चूंकि वॉल्यूम कम है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं? क्या टिप्पणी रहेगी मैम आपकी? 25,900 और 25,800 के बीच में हम दिन आज क्लोज करने वाले हैं। दैट्स समथिंग आई कैन सी ऑन द चार्ट। और अभी हम 25,930 के पास में है। इंट्राडे में हाई थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन क्लोजिंग लेवल पर थोड़ा सा 25,900 के आसपास होगा एक्चुअली क्लोजिंग। 800 के नीचे तो नहीं जाने वाले, दैट्स द व्यू। तो क्लोजिंग 25,900 के आसपास। अभी तो जो हमने 3 लेवल बताए हैं, 25,900 के नीचे, 26,000 के ऊपर, 26,100 के ऊपर, तो आप किसके साथ हैं इस समय? 25,900। 25,900 के नीचे, ठीक है। आई डोंट लाइक टू से दिस, बट दैट्स व्हाट आई मेरे कहने से अगर बाजार ऊपर चले तो मैं तो कभी भी बोलूं कि ऊपर जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस तो एक अनबायस्ड व्यू जो रखना चाहिए, एंड दैट्स द व्यू कि 25,900 के आसपास की क्लोजिंग आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 26 के नीचे। ठीक, अलग अलग शेयरों पे बात करें उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी अरुण सर ये समझना चाहेंगे, यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है सर, क्योंकि अब हम साल के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर खड़े हैं। 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्योंकि तमाम बड़े ट्रिगर आने के बावजूद इस पूरे साल, अभी हम लोग निफ्टी के दिखा रहे थे रिटर्न, जरा एक बार दिखा दीजिए। हमने देखा कोई खास रिटर्न निफ्टी में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। 9-10% जो चला है वो भी आखिरी के 2-3 महीनों के का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा। मिड कैप में अगर हम देखें कोई खास रैली नहीं, स्मॉल कैप ने तो 6% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो 2026 से क्या उम्मीदें हैं और अब वो बड़े ट्रिगर क्या हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी कट हो चुका, आरबीआई की तरफ से कट हो चुका, काफ़ी कुछ कोशिश की गई सरकार की तरफ से, पर बाजार में वो मजबूती आई नहीं। अब यहाँ से 2026 के लिए बड़े ट्रिगर क्या हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और एक उचित समय है इसको डिस्कस करने के लिए। 2-3 चीज समझनी जरूरी है। ग्लोबल सिनारियो क्या है? ग्लोबल सिनारियो में काफी कुछ आशंकाएं, डाउट्स, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो सभी कुछ मौजूद है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज जीतने के फिराक में कई जगह लड़ाई शुरू करी। अनफॉर्चुनेटली कहीं लड़ाई खत्म नहीं हुई, और जब उनको ये अवार्ड नहीं मिला, अब ये 2-3 जगह और युद्ध छेड़ चुके हैं। आईएसआईएस के ऊपर अटैक हो रहा है, वेनेजुएला के ऊपर में उनकी आंख गड़ी हुई है। तो ये सब आने वाले वर्ष के लिए जो कहते हैं ना, काले बादल के संकेत की तरह चलते हैं। दूसरा अगर देखें
पहले गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, जो अभी भी चल रही है, लेकिन रफ्तार में कुछ गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर में उसके बाद और बड़ी तेजी देखने को मिली, और कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था, जबकि ऊपर जाके न्यू ऑल टाइम हाई बनाकर अच्छी खासी एक रिवर्सल देखने को मिली। हो सकता है ये रिवर्सल शॉर्ट टर्म ही हो, लेकिन कल सिल्वर के बुल्स एंड बेयर्स के बीच में घमासान युद्ध हुआ है, ये पक्की बात है। तीसरा, जो आपने जो आंकड़े बताए, रिटर्न ऑन निफ्टी, रिटर्न ऑन बाकी जो सेक्टर्स हैं, बहुत कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं बना है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन इंट्राडे वोलेटिलिटी इतनी रही है, कई मूवमेंट्स आए हैं कि लोगों को पैसा बनाना या खोने का मौका मिला। आने वाले साल में अगर आप देखें तो जहां पे पॉकेट्स ऑफ कंफर्ट आज दिख रहे हैं, एक है मेटल स्पेस। मेटल स्पेस में ऐसा लगता है नॉन फेरस जिसे कहते हैं कि चाहे आप उसको कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि निवेश करने से पैसा साल के एंड में अच्छा खासा बन सकता है। और जो शेयर हैं जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं या एक्टिविटी करते हैं, उनमें एक पॉजिटिव रुझान महीना डेढ़ महीने से लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो ये डिफेंस पैक में आपको पिछले 15 दिन में एक स्पोरेडिक मूवमेंट देखने को मिला, मेरे ख्याल से ये छोटे इन्वेस्टर्स को लुभाकर फंसाने की एक ज्यादा चाल थी। तेजी 2 दिन में होकर बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। उसी तरह रेलवे पैक में किया गया था पिछले 2-3 दिन में, और कल भी अपन ने देखा कि बाजार में एक बड़ी छलांग मार कर शेयर के प्राइसेस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हुई। अगर आंकड़े देखें तो जितनी वोलेटिलिटी कल हुई, शायद इतनी वोलेटिलिटी 3 महीने मिलाकर नहीं होती इन शेयरों में। और ट्रिगर एक ही था रेलवे पैक में कि इस साल के जो बजट में जो एलोकेशन किया जाएगा रेलवे के लिए, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए रेलवे स्टॉक्स को बेनिफिशियल होगा। तो बात समाप्त करने के लिए घूम फिर के सबसे बढ़िया लग रहा है मेटल पैक। थोड़ा सा जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हैं और जिनमें आपने पिछले 12 महीने में 18 महीने में केपेक्स देखा है और उनका प्रदर्शन ठीक रहा है, उनमें निवेश करना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक ये नहीं रहेगा, लेकिन आपको कंपनियों को इंडिविजुअली देखकर एलोकेट करना पड़ेगा। जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, मुझे लगता नहीं बहुत कुछ होने वाला है इंडिया यूएस ट्रेड डील, लेकिन पॉजिटिव में अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो 25% टैरिफ डबल करके भारतवर्ष पे लगाई गई थी वो हट जाएगी, तो अपने आप टैरिफ जो रिडक्शन की जो बात चल रही है वो अपने ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक, तो मोटी मोटी बात हम ये मान के चलें कि 2026-2025 से बेहतर रहेगा, यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। जो निवेशक थोड़े से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़े से हताश निराश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो उतने अच्छे रिटर्न रहे नहीं, उनको उनके चेहरे पे रौनक लौटेगी सर? हाँ और ना। अच्छा, एक्सप्लेन करता हूं क्यों। देखिए, 24 के प्रदर्शन के बाद में लोगों की एक्सपेक्टेशन 25 से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाई। और खास करके आप देखो तो स्मॉल कैप और उससे भी छोटा एसएमई में एक एक्सपेक्टेशन ये था कि हर शेयर पहले दिन डबल होता है और 1 महीने के अंदर में 4 गुना हो जाता है। वो सब इस साल जो कहते हैं रियलिटी चेक हुआ है और काफी कुछ गिरावट देखने को मिली है। ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा। मेन बोर्ड के ऊपर अगर आप एक मोटी आंकड़ा देखें तो करीब 104-105 लिस्टिंग हुए थे और करीब आधे
पॉजिटिव में है और आधे नेगेटिव में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है ये ऊंचे वैल्यूएशंस को लेकर, जहां पे इन्वेस्टर पैसा नहीं बना रहे। 26 में मैं उम्मीद ये करता हूं कि कहीं ना कहीं प्रमोटर, मर्चेंट बैंकर, इश्यूअर ऑफ कैपिटल को प्राइसिंग के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर में कुछ अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि अब इन्वेस्टर इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। ये सब को लेकर चेहरे पे कुछ चमक जरूर आएगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जो इस साल का रहेगा लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को लेकर, उसके कारण जो एक एक्सपेक्टेशन लोअर होगा इन्वेस्टर का, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। इसलिए प्रदर्शन इस साल में थोड़ा बेटर रहेगा। चल ठीक। मैम, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जो है चर्चा शुरू की जाए। 2026 जो है वो हम उम्मीद करें 2025 से बेटर दिखाई दे रहा है क्या? रिटर्न वाइज यस, और इसमें जो 2-3 मेजर इंडेक्स लेवल पर अगर मैं बोलूं तो रिलायंस जो है थोड़े बहुत पुलबैक्स लेगा, बट मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडेक्स टू सपोर्ट इंडेक्स अभी भी रिलायंस का रहेगा अगले पूरे साल के लिए। एंड जैसे कि अरुण जी ने बोला है, मैं उस बात से सहमत हूँ, और मैं उस बात को लगभग 1.5-2 महीने से लगातार बोल रही हूँ कि ये समय मेटल्स का है। एंड एक स्टेटमेंट और भी दिया है उसके एडिशन में मैंने, कि 1 से 1.5 साल अगला जो है 26 का और आधा 27 लगभग मेटल्स के नाम है। ये स्टेटमेंट मैंने 2-3 बार दोहराया है इससे पहले भी। एंड मेटल्स के स्टॉक्स पर आपको डिप्स में उनके नेचर को समझिए, और हर 10 से 15% की डिप को कॉमन रखिए, एक नॉर्मल है वो उनके लिए। उस क्लैरिटी के साथ में मेटल्स को छोड़िए मत। मेटल्स जो है आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जान, मजबूती ला सकते हैं। नाउ एज फार एज की पूरा मूवमेंट 26 में हम लोग और क्या देख पा रही हूँ मैं, 26 में मैं ये देख पा रही हूँ कि हमारी करेंसी, डरते हुए बोलना है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे बोलते हुए, लेकिन हमारी जो करेंसी है वो 92 तो एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो अभी हम लोग 92, 95 हो सकता है कि अगले 26 तक हमारी जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो हमारी करेंसी है वो 95 तक पहुंचे। एंड जब ये हो रहा होगा तो जो आउटफ्लो फंड्स है डिफरेंट हैंड से, डीआईआईस के हाथों, सॉरी एफआईआईस के हाथों से, या फिर जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उसका आउटफ्लो बरकरार रहेगा। सो टू सपोर्ट मार्केट, रिटेल पार्टिसिपेशन थ्रू डीआईआईस जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो रहा है वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट में करेंगे। एंड पूरा साल इस बार रहा है कि 2025 में बहुत सपोर्ट किया है रिटेल पार्टिसिपेशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई कमी लगी, यानी सिप्स में कमी आई, या फिर जो और वैसे भी जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, तो लगता नहीं है कि सिप्स में कमी आएगी, क्योंकि बैंक्स में उतने इंटरेस्ट बनेंगे नहीं। तो बचा क्या है? बचा बॉन्ड्स है, बचे मार्केट, इक्विटी मार्केट बची है। तो इस मार्केट में पैसे का इनफ्लो डोमेस्टिक मार्केट के थ्रू तो इनफ्लो बरकरार रहेगा, लेकिन ये जो 2-3 कंसर्न्स हैं उसकी वजह से आउटफ्लो आगे भी रहने वाला है। बट इंडेक्स लेवल पर बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए, इस बीच जो है 25,950 का स्तर जो है वो पार हुआ है, और अभी भी मेरा भरोसा, जो पोल हम लोग कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि 26,000 के ऊपर तो क्लोजिंग होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कहाँ जाता है। 25,950, हालांकि वॉल्यूम चूंकि काफ़ी कम है, इसलिए कुछ भी कहना जो है वो अभी के बाज़ार में थोड़ा सा बेमानी जैसा है। तो ये ख्वाहिशें हैं, ये मतलब बाकी क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा क्लोजिंग के आसपास, क्योंकि जब बहुत कम वॉल्यूम रहता है तो किसी भी तरफ बाजार जा सकता है। जो है अब देखिए तेज़ी के साथ रिकवरी आती हुई अब 11 अंक ऊपर इस समय जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी, 25,878 का लो लगा था, और वहाँ से अगर हम देखें तो अब 25,950 के लेवल देखने को मिल रहे हैं नए उच्चतम स्तर बनते हुए। चलिए, तो अब इस जैसा इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है, उसके आधार पर सबसे पहले वरीता जो है दर्शकों की 2-4 टिप्पणियाँ, और उसके बाद से आज का फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स का। काफ़ी लोगों की क्वेरी है सर यूनो मिंडा को लेकर के, हमारे यूज़र दर्शक हैं, कह रहे हैं कि यूनो मिंडा बाय कर सकते हैं क्या, और कितने टाइम होल्ड रखने की एडवाइस है यहाँ पर। तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अरुण सर। ये कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो कि ऑटो सेल जो कि चलने की उम्मीद में जो है ऑटो इंडस्ट्रीज में बीते दिनों में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1260 1264 के आसपास, लेकिन अगर देखें तो बीते 6 महीने में करीब 13-14% का ही रिटर्न रहा है। ये उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा पाया जिस तरीके से बाकी ऑटो इंडस्ट्रीज ने दिखाया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी करंट लेवल में बाय करना चाहिए? देखिए, यूनो मिंडा एक रेंज बाउंड मूवमेंट में
पिछले 3 महीने से चल रहा है। नेगेटिव इस चीज में ये रहा है कि ये लोअर टॉप बना रहा है, लेकिन साथ साथ हायर बॉटम बना रहा है। एक ब्रेकआउट के लिए ये वेट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें मूवमेंट आ सकता है। अगर 12 महीने का व्यू देखें तो शेयर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पहले 6-8 महीने एक अच्छी खासी इसमें तेजी हुई और फिर ये शेयर ये करेक्टिव साइडवेज रेंज बाउंड में आया। अगर आप थोड़ा सेफ होकर चलना चाहते हैं तो ब्रेकआउट होने के बाद शेयर में घुसिए, जो मेरे ख्याल से 1350 के आसपास का लेवल बनता है। वहां पर आपको थोड़ी सी एक ब्रेकआउट का एक मूव देखने को मिलेगा। और अगर आप फिलहाल मौजूदा स्तर पर इसमें घुसना चाहते हो तो घुसिए, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 4-5% का, जिससे कि ऐसा ना हो कि शेयर अगर गिरने लगे तो आप गलत स्टेज पर फंस जाए। ठीक सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं डाइन आउट रेस्ट्रो शॉर्ट्स के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल जी का अनुमान पॉजिटिव है और मेरा भी अनुमान पॉजिटिव है, जय हिंद। अरे सर, अभी सिर्फ अनुमान ही है क्योंकि वॉल्यूम बाजार में काफ़ी कम है। लेकिन मैम, आपकी कॉल थी एनडीटीवी को लेकर के और उसने उसी दिन टारगेट भी अपना हिट कर दिया था। कई सारी क्वेरीज हैं उसको लेकर के। एक पूर्वी लहकर जी हैं, उनका सवाल है 99 पे, हालांकि 99 का तो टारगेट था 100 रुपये का, वहाँ पे क्यों लिया आपने। एक लकी सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं एनडीटीवी क्या करेगा आगे चल करके। अभी 96-97 पे ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है शायद 93-92 के आसपास शायद आपने दिया था, तो उस दिन उसका टारगेट हिट हो गया था। अभी क्या करना चाहिए जिनके पास, जो लोग होल्ड कर रहे हैं? जो होल्ड कर रहे हैं वो लोग 94 पे ट्रेलिंग लगा के रखिए। उस समय ट्रेलिंग मैंने 91 दिया था, बट क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि ये ट्राई टू मेक योर प्रॉफिटेबल एग्जिट, तो 94.50 पर ट्रेलिंग लगाकर रखिए। इन एनी वेज अगर आपको इसमें से एग्जिट मिलेगा तो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ही होगा। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। जगदीप सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। वो कह रहे हैं कि अंबाला मैम कोई इंट्राडे कॉल के हो तो बताइएगा। नहीं बिल्कुल सर, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, कोई स्विंग ट्रेड हो, जैसे आएगा तो मैम जो है वो आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल को लेकर काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं सर, क्या करना चाहिए। पैसेंजर पे ज़्यादा सवाल है। अरुण सर, क्या व्यू लेना चाहिए अभी टाटा मोटर्स को लेकर? टाटा समूह बड़ी सारी समस्याओं दिक्कतों में रहा, उसका असर शेयरों पर भी पड़ा। आज रिकवरी है टाटा मोटर्स में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, जो डीमर्ज एंटिटी हुई है उसमें फिलहाल चार्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि हाल ही में ये डीमर्ज होकर कंपनी लिस्ट हुई है। तो उसके ऊपर टिप्पणी करना टेक्निकली बहुत सही या उचित नहीं रहेगा। फंडामेंटली ये कहा जा सकता है कि ये कंपनी के डीमर्ज होने से अब दोनों सेगमेंट अलग हो गए हैं और आपका व्यू जिस सेगमेंट में पॉजिटिव है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप दूसरे सेगमेंट का पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का पैसा नहीं दे रहे हो। जहां तक गाड़ियों का सवाल है, अगर आप कमर्शियल व्हीकल देखें, देश में जिस हिसाब से प्रगति उन्नति हो रही है, आप देख सकते हैं कि डिमांड व्हीकल्स की कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। पैसेंजर में ऑटो सेक्टर के अगर आप नंबर्स देखो तो पॉजिटिव हैं, और ईवी पे जो फोकस देश में हो रहा है पैसेंजर व्हीकल में, उसमें काफी सारी गाड़ियां, नए मॉडल कहिए, इनोवेशंस कहिए, वो भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू रखिए डीमर्ज्ड एंटिटी के लिए। फिलहाल इसके ऊपर टिप्पणी करनी उचित नहीं है। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अब जरा फटाफट जो है बाकी अपने पहले जो है एक एक करके आज के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि सवाल काफ़ी ज़्यादा लोग के भरे हुए हैं, लेकिन अभी जो है आराध्या जी कह रही हैं विपुल सर क्वेश्चन ले लो, बहुत लॉस हो जाएगा। मैम, क्वेश्चन आपने नहीं लिखा है, मतलब आपने ये लिख दिया, अगर मतलब आदमी लेना भी चाहे तो फिर आपकी शिकायत ही पढ़ करके रह जाएगा। आप सवाल भेजिए,
कोशिश करेंगे किसी ना किसी सेगमेंट में आज जो है आपका सवाल डिस्कस कर लिया जाए। अभी नहीं होगा तो 1 बजे में कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन अब शुरू वक्त हो गया आज के पहले सेगमेंट के आगाज़ करने का, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हैं, किसी खबरों की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा या तो बहुत तेज़ी है या फिर बहुत मंदी है। इसके अलावा जो आप लोग चैट बॉक्स में जितने सारे सवाल भेज रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे शेयर जो है वो हमारे इस खास सेगमेंट का हिस्सा रहेंगे। एक एक करके प्रश्नों का जो है लेकर के आते हैं। सबसे पहले आईजीएल को लेकर के आते हैं। आज ट्रेंड में है 1% 1.5% के आसपास की रैली। मैम जरा देखिएगा, आईजीएल में अभी पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, 1-1.25% ऊपर है। आज कई सारे दर्शकों की टिप्पणियां भी थी इस पर कि 200 के आसपास क्या अभी खरीदा जा सकता है। पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, 1% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? आईजीएल हो, गेल हो, कोई खास चले नहीं? चलेंगे, तैयारी में है थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स वैसे, बट गेन स्टॉक स्पेसिफिक। इसको 197 के आसपास लिया जा सकता है। 197.60 पर है अभी। थोड़ी बहुत देर में हो सकता है 197 ट्रिगर्ड हो तो वहां पर एंट्री बना सकते हैं। एक स्विंग ट्रेड है, छोटा सा स्विंग ट्रेड है, जिसमें कि आपको 202 रुपए से लेकर के लगभग 208 रुपए के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस उतना फेवरेबल मुझे नहीं लग रहा है। 190 का एक स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें लिमिटेड एक्सपोजर ट्रेड किया जा सकता है। सिर्फ इट्स नॉट समथिंग कि अभी हमको होल्ड करके रखने लायक नहीं है, स्विंग ट्रेड करने के लिए ही है। अभी कोई बहुत लंबा नजरिया मत बनाइए, स्विंग ट्रेड के लिए जो है यहाँ पर, और वो ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर अगर 190 ट्रिगर हो जाए तो निकल जाना है, फिर वो लॉस बुक कर लीजिए। अगर उतना लॉस ले सकते हैं तो 202 208 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक जो है स्विंग ट्रेड जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 का आईजीएल पे, 202 202 208 ये 2 टारगेट यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं, इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए अगले काउंटर पे चलते हैं, और इस पर मैं चाहूँगा दोनों लोगों की टिप्पणी अब आगे लेंगे। जब हिंदुस्तान कॉपर में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एक शेयर पे नज़र पड़ गई, वो है HFCL। कल काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। और सर क्या टिप्पणी रहेगी? आज ये जो है शेयर अब ठंडा पड़ गया है, कल एक अच्छा मोमेंटम था सर। इस तरह के शेयरों में जब मोमेंटम आता है ये टिक नहीं पाते सर, क्या मतलब इसमें कोई दम दिखाई भी दे रहा है या फिर अवॉइड ही करना चाहिए अभी HFCL को? विपुल जी, आपने जो चार्ट आपके स्क्रीन पे दिखाया है, अगर आप उसको और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म भी देखें तो ट्रेंड ऊपर से ये नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। इसमें आए दिन एक मूवमेंट आती है, थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। और टेक्निकली जो सबसे खराब निशानी शेयर में है वो है एवरेजेस इसके मौजूदा स्तर के ऊपर ही चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि वो एक दबाव बना रहे हैं प्राइस को अपवर्ड जाने से। जब भी मूवमेंट आता है नीचे से ऊपर जाकर एवरेजेस को हिट करता है और फिर जो कहते हैं ना, डंडा मार के उसे नीचे लाया जाता है। तो ट्रेडिंग के लिए ये शेयर ठीक है। पोर्टफोलियो में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल ले लें, मेरी राय नहीं रहेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मैम, एक और देखिए क्या यहाँ पर भी स्विंग ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो है अदानी पावर। अदानी पावर के अंदर अभी जिस तरीके से ये इंट्राडे हाई पे पहुंचा है, 1.25% की मजबूती, 142 का लेवल निचले स्तरों से। इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हो तो दिखाएगा एक बार, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैम क्या करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? अडानी पावर को डिस्कस करने से पहले हम हिंद पेट्रो को एक बार डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम है जी। तो हिंद पेट्रो अभी 478 पर है, 778 के पास में ये अभी है। एंड वेरी लाइकली कि यहाँ पर आपको 483 485 485 एंड क्लोज टू 495 के टारगेट्स हमको यहाँ पर दिख सकते हैं हिंद पेट्रो में स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। एंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है विपुल जी, वो 465 का है। तो एक फेवरेबल सा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है अगर हम सेकंड टारगेट का भी वेट कर ले फर्स्ट टारगेट के बाद में, तो वन कैन कंसिडर इट इफ दे वांट। और एक मोमेंटम बनने की तैयारी में है यहाँ पर। चलिए अभी चल रहा है, अभी यहाँ पर 478 के आसपास का लेवल चल रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती। 485 पहला टारगेट, 495 बोला ना मैम आपने?
हाँ जी, 495 495, इसको 95 कर दीजिए, 495। दूसरा टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 465 का, 465 का स्टॉप लॉस, 485, 495, ये दो टारगेट दिए गए हैं। यानी कि ऊपर की तरफ करीब 17 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर, मैम नजरिया क्या बताया इसमें? ये स्विंग ट्रेड है 2-4-5 दिन के लिए, स्विंग ट्रेड है, 10 दिन मैक्स। चलिए मैक्सिमम 7-8 दिन 10 दिन के लिए आप कर लीजिए। लेकिन अम्बाला जी के मुंह से निकल गया है तो मतलब इतना समय लगना नहीं चाहिए। अभी किसी दर्शक की टिप्पणी थी, 2-3 काउंटर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो हिट हुए हैं, उसके बाद से लोगों का भरोसा बढ़ गया है। 485 पे नज़र रखिए HPCL, और 495, 465 का स्टॉप लॉस। हालांकि अब यहाँ पर अगर कोई तेज़ी के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर बालाजी इसके स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन करती हैं तो भी हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे रखिए आप नज़र HPCL पे। मेरा सवाल अदानी पावर को लेकर के था मैम, यहाँ पर जरा एक क्या व्यू है आपका? अडानी पावर को मैं ट्रेडिंग के हिसाब से कम, मैं इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्टॉक में 5 से 10% का वोलेटिलिटी या फिर मूवमेंट वो बहुत कॉमन है। तो अगर आप इसको 140 पर 142 पर लेंगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ बैठाएंगे? तो वो चीजें कंसर्न है। सो अगर आप एक आज से 3 महीने का व्यू लेकर के चल सकते हैं तो आप 142 के पास में खरीदिए, क्योंकि 142 का भी प्राइस है, ऑलमोस्ट हो जाएगा भी उतना, क्योंकि लग रहा है। एंड इसमें आपको 133 पर थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर कंबाइंडेड होगा आपको 129 का, ध्यान से समझिएगा एक एक लेवल को। एक्सक्यूज मी, 129 के स्टॉप लॉस पर एवरेजिंग लेवल 133 के पास में, पॉसिबल एंड मिनिमम टारगेट जो है इसमें वो 155 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 170 है। तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू जाओ, ट्रेडिंग आप इसको थोड़ा मिड टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आप कहना चाहें वैसे देखिए। इंट्राडे में आपको शायद ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो स्ट्रेटेजिकली चलो, क्योंकि इसका नेचर वैसा है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप एक थोड़ा सा केयरफुल इसमें काम करने की जरूरत है। और अभी थोड़े नीचे के भाव पर आए तो इसको एंट्री के तौर पर देखना चाहिए, वो मोमेंटम इसमें बन सकता है। एनर्जी चला नहीं है, कल भी एक बात निकली थी बातों बातों में कि एनर्जी का पार्टिसिपेशन अभी हुआ नहीं है और वो बाकी है। तो उसको अब धीरे धीरे रडार पर रखना शुरू कर सकते हैं अपनी पसंद के स्टॉक्स में। अडानी पावर इज समथिंग दैट आई लाइक, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वैसी रखिए जो मैंने समझाया है, ताकि आपको बाद में परेशान होना ना पड़े। जी चलिए जरा अगले एक आईपीओ की आज एक लिस्टिंग हुई है, उसको जरा फटाफट लेकर के आते हैं। अरुण सर जरा देखिए, गुजरात किडनी और सुपर स्पेशलिटी आईपीओ की लिस्टिंग हुई है आज। हालांकि जिस तरह का माहौल है उसमें 4-5% का प्रीमियम मिला है, वो भी ठीक ही है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? जिस तरीके से ये आईपीओ लिस्ट हुआ है, 120 रुपये 75 पैसे पर लिस्ट हुआ है, एनएससी पर 5.25% प्रीमियम के साथ ये 120 रुपये पर लिस्ट हुआ है। प्राइस बैंड 114 रुपये फिक्स हुआ था, और करीब 250 करोड़ रुपए का था, 5.25 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। अभी क्या मौका कुछ है सर, यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए अलग से जिनको नहीं मिल पाया है आईपीओ, या अवॉइड कर दें? जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, कंपनी जो है गुजरात स्थित कंपनी है, 7 हॉस्पिटल ऑलरेडी इसके पास है। इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मुझे कंपनी से मिलने का सौभाग्य मिला था। तो ये छोटे हॉस्पिटल्स अक्वायर करता है। खुद इसने एक हॉस्पिटल ब्रांड न्यू जिसे कहते हैं बड़ौदा में बनाया है। ये उन हॉस्पिटल्स को खरीदता है जिसे डॉक्टर ने सेटअप किया है। 100 कमरे के आसपास का हॉस्पिटल लेते हैं और उसको डेवलप करके सुपर स्पेशलिटी बना लेते हैं, जहां पर उसमें कुछ कमियां हैं स्पेशलिटीज को लेके। ये बिलीव करता है कि बड़े हॉस्पिटल्स का इनके पास कैपेबिलिटी बोलिए या उनके पास उतनी डिमांड नहीं है, और ये गुजरात में अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं। आईपीओ के तहत इन्होंने 2 और हॉस्पिटल को अक्वायर करने के लिए, जिसका एग्रीमेंट और काम पूरा फाइनल हो चुका है, उसके लिए पैसे लिए हैं, और डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में इन्होंने 1 और हॉस्पिटल खरीदा है। तो 7 से ये 10 हॉस्पिटल हो जाएगा, और अगले तिमाही
जब कंपनी के नतीजे आएंगे तो 10 हॉस्पिटल ऑपरेशन का इसके अंदर में नंबर्स आएगा। तो अगर आपके पास 6 से 12 महीने की पेशेंस है या इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वेट कर सकते हो, इस कंपनी में आप मौजूदा स्तर पे या जब भी आपको बाजार में कोई डिप मिले आप निवेश कर सकते हो। क्या आपको इमीडिएट जंप मिलेगा? मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा जंप 10-15% का इमीडिएट मिले, क्योंकि नंबर्स आने की आपको वेट करनी पड़ेगी और नंबर्स आपको दिसंबर क्वार्टर के जब आएंगे तब आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो ये बात है। तो अभी सर जो लोग को आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं हुई है वो लोग क्या कूदने चाहिए इसमें या नहीं कूदने चाहिए? तो विपुल जी ऐसा है, अगर आपके पास आपको शेयर नहीं मिला और आप चाहते हो कि आपके पास वो बोलते हैं ना फुट इन द डोर, अगर हो तो छोटी क्वांटिटी ले लीजिए, जिससे आपके भाव देखने की उत्सुकता डेली रहेगी और जब आपको डिप मिले तब बाजार में निवेश कर लीजिए। ठीक है, ये बात है। और जो लोग बने हुए हैं वो अभी अगर उनका नज़रिया सिर्फ लिस्टिंग गेन का था, उतना लंबा नज़रिया नहीं हो, तो वो लोग क्या निकल सकते हैं या वेट करें? क्योंकि यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल आपको ठीक लग रहा है। सर बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कम से कम 1-1.25 महीना रुकना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन वाला 1-1.25 महीने के लिए निवेश नहीं करता। तो ये भैया आप लोग समझ लीजिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। नज़रिया लंबा हो तो रुकिए, नहीं तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो 4-5% मिल रहे हैं, उसको बुक कर लीजिए। इस बीच जरा एक बार HPCL दिखा दीजिए फिर से जरा। HPCL अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था और यहाँ पे कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब बाज़ार भी रिकवर कर रहा है। 480 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ। अभी जो है इसने 480.75 का जो है नया हाई लगाया। ऊपर से थोड़ा सा फिसला जरूर है, लेकिन चलिए अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता हुआ। पहला टारगेट 485 का है, तो नज़र बना के रखेंगे यहाँ पर। और दूसरा 495 का। एकदम से अभी अब 480.75 का हाई लगाया, तो उनका एक बार स्क्रीन पर इसको देखा जाए ताकि हमारे दर्शकों को भाव के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैम अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गुजरात किडनी को लेकर के? मुझे तो इसका बिजनेस मॉडल पसंद है और जीएमपी वो सजेस्टिंग की नील लिस्टिंग होगी प्रीमियम पे, लेकिन फिर भी हुआ। तो बिजनेस में दम है, सीधे स्टेटमेंट से विदाउट इधर उधर घूम के आते हुए। देयर इज अ गुड बिजनेस और एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंशन इजी है। बहुत ज्यादा आपको इस बिजनेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको रेगुलेटरी बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं आते, तो सीधा सा है। आप इसको अभी होल्ड करके रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, इसको ट्रीट इट लाइक, या तो जैसे कि अरुण जी ने बोला कि जो आईपीओ वाला प्रीमियम लिस्टिंग वाला होता है वो इन्वेस्टिंग नहीं करता। सो अगर आप उस नजरिए से भी आप इसको देखें तो 10% से ज्यादा का लॉस ना ले। दैट्स द सिंपल स्टेटमेंट। 103 102 रुपए पर ट्रेलिंग लगा करके छोड़ दीजिए एंड वेट फॉर द टारगेट मिनिमम। आपको 125 से लेकर के 140 के भाव के लिए आप कुछ कपल ऑफ डेज आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये एग्जिट एक प्रॉफिटेबल अच्छा एग्जिट मिल सके। रही बात आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसमें एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल के लिए आप इसको समय दो। 2 क्वार्टर्स तो कम से कम दीजिए, ताकि जो भी नंबर्स में चेंज आने वाले हैं, जो बैलेंस शीट्स में जो पॉजिटिविटी आएगी एक्विजिशन की वजह से, वो बैलेंस शीट जो है सुधरते हुए आपको दिखे और उसका मूवमेंट प्राइस पर हो। सो कम से कम 2 क्वार्टर दीजिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 10% से ज्यादा का लॉस ना लें और 125-140 के टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। 25,975 का हाई लगाया है अभी निफ्टी ने, तो रिकवरी बाजार के अंदर भी देखने को मिली है। हालांकि वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 15 पॉइंट की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम, लोअर लेवल से रिकवरी। और उसका अंतर ये पड़ गया, ये जो बाजार के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है, कि ये जो हमारा पोल चल रहा है स्क्रीन पर, मतलब जो हमारे चैट बॉक्स के अंदर, उसमें बड़ा परिवर्तन है। अभी तक 25-26% ही लोग ऐसे थे जो कि मान रहे थे 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो सकती है। अब उनकी संख्या बढ़कर 34% हो गई है। तो ये थोड़ी सी रिकवरी से ही लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और 7 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। सर को 10:30 बजे तक का ही समय मैंने बोला था, लेकिन माफ़ी चाहेंगे सर, वो समय पे मेरा ध्यान नहीं गया। अरुण सर, लेकिन जाते साथ मेटल पे आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पे अगर आप व्यू दे सकें, और ये जो रैली है
इसको कैसे प्ले करें सर? आज फिर से कल ऊपरी स्तरों से फिसला, हिंदुस्तान कॉपर फिर से 6% ऊपर, फिर से 500 के ऊपर के लेवल। फ्रेश बाइंग के लिए क्या ये मुनासिब जगह है, या आपको लगता है ठीक ठाक करेक्शन आ जाए उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए? कल कई लोग घबरा भी गए थे क्योंकि कई लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल पे हो गई है। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इसको लेकर के? तो देखिए, जहां तक शेयर का सवाल है, आने वाला समय इसके लिए अच्छा है, लेकिन जब समय लंबा होता है तो आपको थोड़ी सी आपकी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब थोड़े से लंबे रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे आप गोल्ड की बात कीजिए, सिल्वर की बात कीजिए, कॉपर की बात कीजिए या जिंक की बात कीजिए, सभी में सिमिलर टाइप का है। और इसमें एक भेड़ चाल लग जाती है। तो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इंट्राडे सबको लेकर इसमें पैसा कमाना है, थोड़ा सा गिर जाता है तो इंट्राडे सबको बेचना है। एंट्री करने के लिए एक तरह का सिप कीजिए, आपको मौके मिलते रहेंगे। लेकिन ये शेयर जब आप पोर्टफोलियो में ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक साथ कभी न खरीदे, धीरे धीरे खरीदिए और ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को। ठीक सर। जाते जाते विपुल जी, हाँ। लोगों को अगले साल के लिए एक सिंगल शेयर दे के जाऊंगा। अरे बिल्कुल सर, ये इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जी सर बताइए। जिससे आपको, जैसे आप सिप करते हो म्यूचुअल फंड में, वैसा सिप कीजिए। कंपनी है आईसीआईसीआई एएमसी, 2630-40 के आसपास का भाव है। 2165 का इसका इश्यू था, इसी महीने में लिस्ट हुआ है। नंबर 2 पे ये एएमसी है। जहां तक एयूएम का सवाल है, एसबीआई के पीछे, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मिंग एएमसी है। अगर आप मुझे पूछे कि इसमें क्या कमाई हो सकती है, तो 400 से 500 रुपए की वृद्धि इसमें 12 महीने के पीरियड में आपको मिलनी चाहिए। और ये एक शेयर ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में हर महीने आप जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा इसमें डालिए और 5-5, 10-10 शेयर करके ऐड करते रहिए। ठीक, ये मतलब हम मान के चलें सर कि अगर टारगेट के हिसाब से 3100-3200 के आसपास 500 भी अगर जोड़ लें, 31-3200 के टारगेट एक साल में देखने को मिल सकते हैं, ये कह सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर डिस्क्लोजर, आईसीआईसीआई एएमसी में मैं एक भाग्यवान था जिसे पब्लिक इशू में शेयर मिले थे और मैं उसे होल्ड करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आखिरी मोमेंट पे हमारे निवेदन पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करनी बाकी है। मैम, हिंडाल्को पे आपका व्यू जानना, हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। इस रिकवरी में क्या आप करें? जो लोगों ने कल की गिरावट में खरीदा उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग अभी भी खरीदने के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, 440 के आसपास ही आ सकता है। एक साल के नजरिए से देखेंगे तो 650 से 800 तक जाने की पूरी ताकत है उसको। तो अब आपको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है। एक साल का नजरिया, आई एम वेरी बुलिश। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, तो डिसीजन प्लान अच्छे से लेंगे तो यही स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। इंपल्सिव डिसीजन मत लो, पैसा लगाते समय सोचो आप कर क्या रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ना शांति रहेगी। फिर आपके जब चार्ट ऊपर नीचे हो रहे होंगे तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होगी। सोच समझ के डिसीजन लीजिए प्लीज। चलिए, जो है यहाँ पर ये राय निकल के आई है, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। मैम, चूँकि मेटल पे बात हो रही है तो मैं चाहूँगा इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हिंदुस्तान जिंक भी देखिए मैम, क्या करना चाहिए, और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? हिंदुस्तान जिंक के बाद नाल्को निकाल के रखने की कोशिश करेंगे, पहले हिंदुस्तान जिंक सर। हिंदुस्तान जिंक अभी नहीं खरीदना है, अगर खरीदा नहीं है तो अभी मत खरीदो, वेट करिए एक अच्छी एंट्री के लिए। एंड इन माय ओपिनियन दैट गुड एंट्री विल बी नियर टू 570, 580 which is very very likely to come. So थोड़ा सा पेशेंस रखो, 620 के आसपास है, थोड़ा सा डिप में मिलेगा आपको, तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंड जो व्यू था, हालांकि जो मैंने टारगेट्स दिए थे वो तो हिट हो गए, 650 का भी निकल गया टारगेट, बट अगेन जो मेटल में जो रैली है वो सस्टेनेबल रैली है। इट्स नॉट समथिंग, I beg your pardon, इट्स नॉट समथिंग की जो किसी भी
एवे रीजन से नहीं आ रही है, ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजन बन रहा है जिसकी वजह से मेटल्स स्टॉक्स भागेंगे एंड मेटल्स भागेंगे फॉर दैट मैटर। एंड स्टॉक्स कम है इसलिए कुछ ही स्टॉक्स में उसका कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी पैसा है ईटीएफ्स का इनमें जाने वाला है। दैट्स द समथिंग जो सेंटिमेंट को आगे भी बूस्टेड रखेगी। समझ के पैसा लगाएंगे तो शांति रहेगी आपके दिमाग में। नाउ 580 70 पर आ सकता है, तभी खरीदिए। रही बात साल भर के टारगेट और कितने आ सकते हैं, तो हिंद जिंक आपको, यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर आपको 720 और आपको 840-50 तक के भाव दिखा दे कुछ क्वार्टर्स के अंदर में, तो दैट्स द व्यू। बाकी खरीदारी आपको थोड़ा या तो सिप में करें सबसे पहली बात, और 580-70 पर आता है उसके बाद भी वहां से भी अगर कोई फर्दर 5-10-12% तक का डिक्लाइन आता है तो डरना नहीं है, क्योंकि ये जो रैली है ये फंडामेंटली मजबूत रैली है जो आपको पैसा बना करके दे सकती है। तो समझदारी से काम करिए, स्टॉक्स में दम है, एंट्री पर कोशिश करिए कि अच्छी एंट्री मिले। एंड देन आपने नाल्को हाँ, खोला नाल्को है। पे करा था। इस बीच दीप कमल जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, बहुत दिनों बाद अरुण जी के दर्शन हुए हैं, वाहे गुरु जी उम्र लंबी करे। तो चलिए शुभकामनाएं भी आ रही हैं अरुण जी के लिए। जिस मैम आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी नाल्को को लेकर के, नाल्को में क्या सलाह रहेगी आपकी? नाल्को 307 के आसपास में है, फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल बिल्कुल मुहाने पे रखिए। एक एंट्री बनने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, बट हिट रेट भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पर आपका 294 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ में यू कैन ट्रेड है ये, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पर 319 से लेकर के 325 रुपए के टारगेट को चेज कर सकते हैं। ये हो गया स्विंग ट्रेड की बात विपुल जी। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, वेरी लाइकली एक्चुअली, 290-280 ये रेंज ट्रिगर होगी। वहां पर आप फ्रेश पैसा चाहें तो लगा सकते हैं। और एक सिंसियर सजेशन ये भी है कि ये ट्रेड छोड़ दीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेते, ट्रेडिंग में भी रिस्क ज्यादा नहीं लेते, जस्ट लीव दिस ट्रेड। और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी को आप ट्राई कर सकते हैं। ये मोमेंटम है, दिखा मैंने बताया, बट डजंट मीन कि आपको इसको ट्रेड करना ही चाहिए, ये रिस्की है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इसको छोड़ना नहीं। 280-90 पे जब भी आए थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करें, जिसमें कि आपको, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्क्लोजर, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आपका जो पैसा बनने के चांसेस हैं 350 से लेकर के कुछ भी नहीं तो 430 रुपए तक, तो ये बहुत आसानी से जाने के लिए तैयार है। उससे ज्यादा जा सकता है, तो आप उसी तरह से इसको ट्रीट करें। स्टॉप लॉस रखिएगा लगभग 250 रुपए का। एंड एवरेजिंग के लिए जो भाव आपको ध्यान में रखना है, 260 पर आएगा जब भी हो सकता है समय ले, तो वहां पर थोड़ा बहुत इंड्यूस करें, थोड़ा बहुत पैसा लगाने की, एवरेजिंग करने की कोशिश करें। अच्छे स्टॉक्स हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि छोड़िएगा मत, मौका मिलेगा आपको डिप का, डिप में खरीदने की कोशिश करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक पीएसयू कंपनी मैम आज बुरी तरह टूटी हुई है, गूगल के ट्रेंड में भी ट्रेंड करती हुई, वो है एमएमटीसी। एमएमटीसी में हम देख रहे हैं 4.25% टूट गया ये शेयर। कल 71 का हाई लगा था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने हाई लगाया था, और उसके बाद से जो मतलब पिटाई हुई है सिल्वर की, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। 4.25% की गिरावट, ये क्या करें इसमें? मतलब नीचे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए या फिर छोड़ दें इसको चुपचाप शांति से, अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो? नहीं, आप नीचे पकड़ने की इसको बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, नहीं है तो लाइए। क्योंकि जिस तरह से डिमांड है वो जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं स्टॉक, कुछ स्टॉक इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं। तो जो जितना ज्यादा इम्पैक्टेड होता है उसके हिसाब से उसकी चाल होती है। तो एमएमटीसी समथिंग जो कि गोल्ड या बुलियंस में, जो भी प्रेशियस मेटल में जो ट्रेड होता है, उसको काइंड ऑफ ट्रेड के लिए उसको अवेल करवाती है, उसको चीजों को प्रोसेस का पार्ट है सिंपली। तो आप इसको, ये डिप मिलेगा आपको लगभग 63 तक, 63.50 तक तो आसानी से मिल ही जाएगा। वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करें। एंड जो पॉसिबल टारगेट यहाँ पर आपको मिलने की बहुत उम्मीद रखनी चाहिए वो है 74। उसके बाद ट्रेलिंग करिए और आराम से 85 का वेट करिए। और ये जो व्यू है, ये जो नजरिया है, आपको इसको ज्यादा समय भी नहीं देना है। इट इज मैक्स व्यू फॉर 1 to 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एंड अगर नहीं होता है तो भी आपका जो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 59.20। 59.20 का स्टॉप लॉस के साथ में अच्छी बैंक के साथ होल्ड करना है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकली हुई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है, बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, नील कमल चौहान जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। कह रहे हैं सर प्लीज़ कमेंट ले लो, जोमेटो का शेयर 300 का बाई प्राइस है और 215
होल्ड या सेल, नहीं शेयर 300, बाई प्राइस 215। ये सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि बाई प्राइस क्या है आपका, 215 300, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर 215 मान के चलें तो अच्छे प्रॉफिट में आप हैं। कुछ एक अपडेट भी यहाँ पर आई हुई है और उसके चलते आज थोड़ा सा प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी जोमेटो को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ऊपर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बीते एक महीने में करीब 7-8% का करेक्शन आ चुका है। ये अभी प्रॉफिट में है, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? बुक योर प्रॉफिट, बिकॉज जो इसमें लेवल आने के लिए मुझे दिखता है वो 220-30 तक आएगा, तो आप प्रॉफिट में है, निकाल लीजिए। और फ्रेश अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है फिर से जोमेटो में ही, तो 220-30 में वापस से पैसा लगा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ बुक योर प्रॉफिट। चलिए, ये सब मैम ये आपसे डेली एक सवाल रहता है, वो रहता है ग्रो को लेकर के। ये नीचे जाने को तैयार अभी हो नहीं रहा है और बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए मैं एक बार एक अपडेट ज़रूर लेना चाहूँगा। ये आज हालांकि गूगल के ट्रेंड में नहीं है, लेकिन हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में लगातार बना हुआ है। लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी हल्की सी मारी है इसने, 161 162 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या किया जाए इसमें अब? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, करना है तो, क्योंकि रेंज में ही है, जितने दिन ये इस रेंज में रहेगा उतने दिन आपको बाय करने का मौका मिल रहा है। सो 150 160 इज द बाइंग रेंज एंड 130 इज द स्ट्रेट स्टॉप लॉस, 185 210 240 आर द टारगेट दैट वी कुड सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो आप इसको रख सकते हैं स्टॉक। और जिस तरह से एएमसीज या जो ब्रोकरेज हाउस वाली जो कंपनीज हैं उसमें भी बहुत सेलेक्टिव कंपनीज के ऊपर एक फोकस रहने वाला है आगे भी, एंड ग्रो इज समथिंग जिसने अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए भी, तो फ्यूचर में मैं इसका एक ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ, तो आप इसको चाहें तो रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बाय करिए तो आपको शायद अच्छा ये अपसाइड का मूवमेंट देने के लिए तैयार होगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम ये जो आपका एक शेयर था वोडाफोन, आज फिर ये 12 के ऊपर निकला, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से थोड़ा सा फसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी अब इसको लेकर के? इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसके लिए ये रेंज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ा उसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रहा है। क्या करना चाहिए? क्योंकि अब आदत पड़ गई है लोगों की थोड़ी सी कि हर 10-15 दिन में कुछ एक मोमेंटम आ जाता है। अभी वोडाफोन आइडिया में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बने रहिए, और जो अभी तक नहीं बन पाए हैं वो महंगा सौदा कर रहे हैं तो कम करिए, सस्ता कम खरीदिए, कम खरीदिए। चलिए चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो जैसे जो है यहाँ पर किस लेवल पे एंट्री करेंगे आप? मेरे लिए 11 रुपए के आसपास और 10.5 के बीच में ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस है। और वो लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर जाएगा तो आप उससे डरिए मत। आई मीन उसके बाद भी जो प्राइस की मूवमेंट है आपको 11 रुपए के आसपास फिर से मिलेगी, तो आप उस समय इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट बिफोर दैट इट इज, मतलब ये 10:30 के आसपास आए, उससे पहले इट इज वेरी लाइकली कि 12.80 के आसपास जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ महंगा सौदा कर रहे हैं तो या तो कम करिए या फिर रुक जाइए। और रही बात इसमें टारगेट पॉसिबल है विपुल जी, मतलब जो मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं बाकी सब लोग आई कैन नॉट से दैट, बट जो चीजें दिख रही है, डुओपोली से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर के सतर्कता आ गई है सिस्टम में, है ना, थोड़ा सा ही सही, तो वो चीज है। एंड बाकी तो जो जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि गवर्नमेंट के खुद के पैसे लगे हैं एंड इतना इजी नहीं है नए एंट्रेंट लाना इस बिजनेस में, तो जो है उनको बचाने पर फोकस होगा, दैट्स माय व्यू। एंड इस प्राइस पर अगर आइडिया है तो हमारे लिए बेटर है कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देख सकते हैं, ट्रेडिंग वाले शायद मुश्किल फेस करेंगे। ठीक है मैम अभी हमने एक शुरुआत जब प्रोग्राम की थी तो एक स्टॉक डिस्कस किया था आईजीएल। मैं एक और गैस वाला शेयर पेट्रोनेट एलएनजी लेकर के आना चाहूँगा आपके सामने और आपकी राय जानना चाहेंगे। 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 280 के आसपास का लेवल है। कौन सा स्टॉक है? पेट्रोनेट एलएनजी ये बीते एक महीने में 2-3% ही चला है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के? आपका व्यू क्या है पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर के? क्या इन लेवल्स के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इसमें?
जस्ट थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज, कोई बात नहीं क्योंकि मैम, आप आराम से देख लीजिए, है ना। पेट्रोनेट एनर्जी अगर हाँ अब मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मिल डिस्कस गया, कर ले। हाँ मिल जी गया। थोड़े जी से इसके नंबर्स भी देखने हैं, एक कंपैरिजन देखना है, सिंपल नंबर्स तो खैर है। जी जी ठीक है, देखिए पेट्रोनेट अभी 280 के आसपास में है। पूरा पैसा आज लगाने की सलाह तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी सो दैट यू कैन ट्रैक, तो आप इसमें 280 के आसपास, 281 के आसपास आ सकते हैं। थोड़ा सा ही सही, आपको 270 के पास में एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो स्टॉप लॉस है 260 इज मोर देन इनफ फॉर दिस टू ट्रेड दिस ऑल मोमेंटम। एंड यहाँ से आपको जो एक मिनिमम टारगेट की पॉसिबिलिटीज बनती है वो 289 की है। नहीं, मैंने गलत बोला, 298 की है, 298 की है। एंड दूसरा टारगेट हम यहाँ पर आराम से 320 का चेस कर सकते हैं। सो जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ज्यादा रिस्क दिखा रहे हैं प्राइस वाइज, यहाँ पर लो रिस्क पर उतना ही पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवॉर्ड बन सकता है। सो उस कंसिडरेशन में हम इसको एक बार बिल्कुल जरूर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 270 का भी ध्यान रखिए, आए तो थोड़ा सा एडिशन करना है। एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है मैम। मैम एक जरा शेयर देखिए, काफ़ी दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, हमारे दर्शकों की डिमांड पर डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ब्रेकआउट आ गया है कोपरन, KOPRAN, कोपरन पे जरा एक बार देखिए, क्या यहाँ पर जो रैली आई हुई है आज 6-6.25% की, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो गया है, ये भी 157-58 का हाई लगाया था, 157 रुपये 60 पैसे का, लेकिन अभी 152 के आसपास चल रहा है। क्या कोई मौका है यहाँ पर? बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं सर जरा मैम से पूछिए क्या ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। देखिए हर चीज बाय एक कॉम्बिनेशन है, अगर आप अभी इसको खरीदेंगे ना, इट माइट नॉट वर्क एज शेयर इंडिया ने काम किया था, ये वैसे काम नहीं करेगा जो कि अभी मोदी रबर जैसे कुछ स्टॉक्स। एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में दो पैरामीटर्स पे मेरे ये नहीं जा रहा, प्राइस जो एक ओवरसोल्ड कंडीशन होती है वो नहीं है, मतलब देयर आर थिंग्स जहां पर मेरे फिल्टरेशन में आता है स्टॉक, अगर मैं इसको देखूं तो बॉटम बाइंग जरूर है, बट मोमेंटम स्ट्रेंथन होने के लिए जो और चीजें चाहिए होती है वो थोड़ी सी मिसिंग है, और सेक्टर से महंगा है। तो ये सारी चीजें आपके जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर कोई भी स्टॉक इस पैटर्न पर आपको मिल रहा है और सेक्टर से महंगा है, तो वो मजबूती के साथ सस्टेन नहीं होता, दैट्स द कंसर्न। वेल, अगर आप इसमें एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो आपका रिस्क डिफाइंड रखें और आपके टारगेट भी डिफाइंड रखें, और जब भी हिट हो जाए निकल जाइएगा, क्योंकि ये सेक्टर से महंगा है। 3 बार बोला ये बात मैंने। नाउ 152 के आसपास आप आया, इसमें ट्रेड की पोजीशनिंग कर सकते हैं। 170 इज फर्स्ट टारगेट एंड पॉसिबली 200 इज अ सेकेंड टारगेट। जो मैक्सिमम व्यू हम इसको लेकर के देंगे वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं, यानी 8 हफ्ते से ज्यादा का नहीं। एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा जो कि 130 पर है। तो जैसा रिस्क है वैसे इसमें रिवॉर्ड है, इनफैक्ट सेकंड टारगेट पर रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा। अगेन जैसे ही टारगेट हो जाए होल्ड नहीं करना, क्योंकि सेक्टर से महंगा है, मोमेंटम प्ले करिए और निकल जाइए। मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जो रैली हमने देखी कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर, क्या अब ये साइकिल पूरी होकर के दूसरी तरफ भी फोकस होगा क्या कमोडिटीज पे? जैसे स्टील है, स्टील में सेल, टाटा स्टील जैसी जो कंपनियां हैं, अभी हमने आपसे नाल्को पूछा तो क्या दूसरा हिंडाल्को भी देख लीजिए। सेल और हिंडाल्को, ये दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। सेल इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ है, 135 का लेवल अब आ गया है, 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का भी चार्ट दिखाएगा तेजी से ऊपर जाता हुआ। अभी क्या लग रहा है मैम, क्या सेल के अंदर कोई मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, और 130 के आसपास बोनस के शोज में मैंने इसको रेकमेंड किया है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ, इट्स जस्ट 1-2% अभी जो इसमें मूवमेंट आई है, और अभी भी इसमें जगह बची हुई है। और अगर आप ऐसे पूछे कि ये कंपैरिजन भी पूछा गया था कि टाटा स्टील या फिर सेल, तो सेल को प्रेफरेंस मैंने ज्यादा दी थी, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ टारगेट जो है वो ज्यादा है। तो अगर आप स्टील में, मेटल्स में एक दूसरा कौन सा पड़ाव है, कौन सा मेटल अब चल सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं, सेल स्टील को देख सकते हैं, इसीलिए सेल पर जो है मेरी बाय रेटिंग शुरू है। वेल, पॉसिबल टारगेट जो है यहाँ पर कल भी हम लोग शायद कहीं पर डिस्कस कर रहे थे, परसों शायद आप लोगों के शो के थ्रू ही, इसमें 142 इज अ वेरी वेरी फर्स्ट टारगेट जो हम देख पाएंगे आराम से, और दूसरा टारगेट हम यहाँ पर 155 का देख सकते हैं। तो वो वाली मूवमेंट तो नहीं होगी जो कि बाकी स्टॉक्स में हुआ, क्योंकि ये धीरे चलता है, तो जैसा स्टॉक का नेचर वैसे आपको अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस
प्लान करने हैं। तो ये दो टारगेट्स हैं, 142 155 के लिए सेल को बिल्कुल देख सकते हैं, लेट नहीं हुआ। एंड जो स्टॉप लॉस है वो 127 का मेंटेन करना है। एक काउंटर और सर मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब इस सेगमेंट को बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, वो है गोदावरी पावर। गोदावरी पावर ने कई बार जो है इसी मंच पर जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दी है, लेकिन बीच में फिर अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करें? आज की जो रैली है 3.25% ऊपर। जी मुस्कुरा रही हैं आप? बाय बाय, बहुत शानदार जी। यस, क्योंकि मैं इसको सामने रख के ही थी कि पावर के कुछ स्टॉक्स है जो कि चले गए। मैं बोल आई वाज सेइंग कि पावर का कंट्रीब्यूशन अभी हुआ नहीं है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग ले सकते हैं। गोदावरी पावर इज समथिंग जो कि ट्रेड के अलावा अगर आप 1 साल होल्ड करें ना, 1 साल भी नहीं, आप इसको 6 महीने होल्ड करके अगर देखें तो आज ये 264-65 पर है। आप इसको 315 और 380 के भाव के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, हिट होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम लगते हैं, जो कि 235 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। मेंटेन करके 315 380 की वेट कर सकते हैं। 6 महीने का व्यू लेके चले, जल्दी हो जाए तो निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस सिंपली पुल बैक एंड ऑल, लेकिन आपका टारगेट हो जाए आप निकल जाइए। मैम आपने ये 6 महीने के लिए बोला 315 380 है ना, आपने कहा कि ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कोई छोटे टारगेट हैं क्या? मतलब अगर इस रैली को प्ले करना चाहें या फिर निकल रहने दें, अभी क्या करेंगे आप? 250 नहीं, आप 315 का वेट करिए, मतलब जल्दी हो जाएगा। आई जस्ट एक नजरिया रखा है 6 महीने का, लगेगा नहीं उतना। तो 315 का रखें टारगेट यहाँ पर, इसको जरा निगाहों में रखिए, क्योंकि ये शेयर में जब रैली आती है तो तेज आती है, गिरता भी है तो तेज गिरता है, तो मतलब ये जब चलता है तो फिर आंख बंद करके चलता है, तो फिर आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा इसके साथ है। तो निगाहें रखिए गोदावरी पावर पे, 315 के टारगेट यहाँ पे रखिए। स्टॉप लॉस 233, अभी 3.5% की अब तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, 265.21 का भाव। टारगेट रखिए यहाँ पर आप 315, स्टॉप लॉस 233। तो ये आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। अब चूँकि हम बिल्कुल आखिरी मुहाने पे खड़े हैं इस साल के, तो ये कुछ एक ऐसे ट्रेड हैं जो कि आपको अगले साल जो है वो अच्छे रिटर्न बनाते हुए दिखाई देंगे। तो इसका अगर टारगेट स्टॉप लॉस अगर हम लिख सकें अपने दर्शकों के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उनको थोड़ा सा एक नज़रिया मिल पाएगा। 315 का टारगेट है और 233 का स्टॉप लॉस, तो उसके साथ जो है आप अपना नज़रिया बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अब 265-57 का लेवल देखने को मिल रहा है। चलिए, और तेज़ी आएगी तो हम ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करती हैं मैम तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। निगाहें बना करके रखिए आप गोदावरी पावर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त जो है मेरे ख्याल से अब हो चुका है, ताकि हमारा अगला सेगमेंट लेट ना हो। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अब अगले सेगमेंट पर जाने से पहले एक दर्शक की टिप्पणी जो कि हर बार की परंपरा रही है ले लेते हैं। वो प्रश्न है मयूर प्रजापति जी का। मयूर जी आपसे जानना चाह रहे हैं, मैम वीएसटी इंडस्ट्रीज बाय किया हुआ है, क्या करें? गुरुदेव जब इतनी मेहनत से सवाल पूछा है तो अपने लेवल भी बता दिया कीजिए कि किस भाव पे लिया हुआ है आपने। चलिए, लेकिन मैम कल 57 पे रिकमेंड किया था, तो कल ही लिया होगा। नहीं, बहुत लोग वैसे भी होते हैं मैम, ना कि आपकी रिकमेंडेशन के बिना भी खरीदा हो उन्होंने, तो मतलब ऑलराइट। जी जी, तो फिलहाल होल्ड करिए, 270 इज द टारगेट जो दिए थे, एंड 285, एंड उसके बाद भी ट्रेलिंग के साथ फर्दर होल्ड कर सकते हैं। अभी ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस, सो बने रहिए, वेरी पॉसिबली कि ये टारगेट हिट कर देगा, तो होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जुड़ चुके हैं। और अरुण सर, अगले सेगमेंट पे जाऊं उससे पहले बाजार पे आपकी प्रतिक्रिया क्या लग रहा है सर? कहाँ पे एक्सपायरी आप देख रहे हैं? मतलब 26,000 के ऊपर, 26,000 के नीचे, क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी आपकी? और अब जो है 26,000 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या हो गई है 36%, और 25,900 के आसपास होगी, 25,900 के नीचे होगी, ये अभी भी 51% लोग मान रहे हैं। ये हमारा पोल कह रहा है। ऊपरी इस तरह से फिसला है फिर से बाजार, तो बड़ा वॉलेटाइल है सर। आज मंथली एक्सपायरी भी है, क्या टिप्पणी आपकी? विपुल जी, मुझे लग रहा है वैसे तो ब्रॉडर व्यू 25,900 26,000 के बीच में ही है। 26,000 के ऊपर फिलहाल लग नहीं रहा। ऑप्शंस में राइटिंग काफी ज्यादा है, और अस्ट का लास्ट आवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा विपुल जी। बैंक निफ्टी में कुछ एडजस्टमेंट्स होने हैं, जहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में
वाइल्ड मूव शायद या फिर किसी भी तरफ के एक मूव देखने को मिल सकते हैं। द लास्ट आवर की ट्रेडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज के लिए। पर नीचे में 25,900, ऊपर में 26,000, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज अभी मार्केट में बनी हुई है। और मोर और लेस मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट है 25,950 के जो पुट्स है उस हिसाब से उसके ऊपर ही एक्सपायरी लग रही है। तो मेरा व्यू अगर आप मान के चले तो 25,950 26,000 के बीच में होनी चाहिए। 26,000 के ऊपर नहीं लग रही क्योंकि राइटिंग काफी ज्यादा है, पर स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। चलिए ठीक है सर। सर अब जो है हमारा जो अगला सेगमेंट है उससे पहले अच्छा उस पर एक बात कर लेते हैं। एक दर्शक की टिप्पणी आपसे के लिए ही है। संदूर मैग्नीज पे सर कह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लें? 221 पे इन्होंने लिया था, आपकी कॉल भी थी, अच्छी चली सर ये, और काफ़ी शानदार रिटर्न भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इन्होंने अब तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है और 240 का लेवल है, 3.5% ऊपर। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए इनको? विपुल जी, दो तरीके से अगर आप देख सकते हैं, मेरा टारगेट 242 के आसपास ही था, तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। पर जब अगर आप फ्रेश चार्ट देखते हैं तो चार्ट इसका काफी मजबूत है। अभी भी 230 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लगा के चले। अगर ये ट्रेलिंग लगा सकते हैं या फिर लगाना इनको लगा के ये ट्रैक कर सकते हैं तो देन एक 230 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर पॉजिटिव रहता है तो 250 के पार भी वापस से स्टॉक जा सकता है। तो दो तरीके के ये चीज कर सकते हैं। अगर ये ट्रेलिंग लगा के ट्रैक नहीं कर सकते तो प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ट्रेलिंग लगा सकते हैं तो 230 का एक ट्रेलिंग लगा के होल्ड करके विपुल जी। हाँ जी मैम। हाँ, ये क्वेश्चन ये कोइंसिडेंस ही बोलिए कि अरुण जी भी है यहाँ पर, बात भी संदूर मैग्नीज की हो रही है। जिस दिन उन्होंने ये ट्रेड दिया था उससे एक दिन पहले ही मैंने 205.6 पर ये ट्रेड 270 के टारगेट के लिए दिया था। सो ये बहुत लाजमी सा सवाल है कि दोनों लोग बैठे हैं, एक का टारगेट स्विंग वाला हो गया और एक का अभी भी 270 का पेंडिंग है, तो करूं क्या? दैट क्वेश्चन मे अराइज, बट मैं वही अभी कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर आप अरुण जी के हिसाब से फर्स्ट टारगेट हुआ है, उन्होंने एक्सटेंडेड टारगेट दिया, बट माई 270 इज येट टू हिट। तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश है इस पर और ये अभी भी 270 के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो हो सकता है कि वो सवाल मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर आए, तो आप उस चीज को बता सकते हैं बाद में कि 270 का टारगेट अभी भी मेरे लिए इंटैक्टेड है एंड इट इज वेरी वेरी लाइकली टू हिट। चलिए ठीक, चलिए इसी के साथ आगाज करते हैं। अगले 10-12 मिनट में जो है इस सेगमेंट को समाप्त करना होगा और वो है हम जिस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, कल अरुण जी के साथ भी, रेलवे डिफेंस को लेकर के हमारी कवरेज लगातार जारी है। आज भी एक सेगमेंट हम इस पर रखेंगे और ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि कल जो सर अरुण सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। कल जो बैठक थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, उसमें 79,000 के अप्रूवल कर दी गई। मतलब उसके बावजूद प्रेशर देखने को मिला डिफेंस के अंदर। क्या एक्सपेक्टेशन 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की थी? वजह क्या आप मान रहे हैं? ये सेल ऑन न्यूज़ था या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई? टूटे क्यों डिफेंस स्टॉक्स इस खबर के बाद? विपुल जी, कोई रीजन नहीं है फ्रैंकली। ये प्योर आप कह सकते हैं 80,000 करोड़ का यूजुअली इनका फिगर पता नहीं क्यों हमेशा 80,000 करोड़ के आसपास ही होता है और 80,000 करोड़ का ही एक्विजिशन करते हैं। पर न्यूज काफी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट मेरी डिफेंस स्टॉक पे व्यू बुलिश है। मैं वापस आपसे शेयर कर देता हूँ। BEL, HL पे मेरा व्यू बुलिश है। अगर किसी ने पिछली रैली रिसेंट की मिस की है तो ये अच्छे लेवल से स्टॉक को वापस एक्टिवेट करने के लिए, पर ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था विपुल जी। जस्ट काइंड ऑफ न्यूज होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक सेलिंग देखने को मिली है, पर कोई नेगेटिव न्यूज इन स्टॉक्स पे फिलहाल नहीं। फिलहाल के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मैम एक 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी भी ओवरऑल डिफेंस को लेकर के और रेलवे को लेकर के। रेलवे में बात नहीं किया अरुण सर, अभी चलिए आते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि फिर काउंटर भी डिस्कस करने। यस मैम। इन्फ्लेशन जिस रेट पर बढ़ रहा है उतनी बजट में एप्रिसिएशन चाहिए था, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था। वही चीज है कि उतना नहीं मिला और ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो आपको डिप मिलेंगे, आप फिर से खरीदने की कोशिश करिए क्योंकि डिफेंस इज समथिंग दैट वन शुड इन्वेस्ट और मजबूती के लिए आपको समय देना पड़ेगा। छोटे मोटे अगर आप परसेंटेज को ढूंढ रहे हैं तो आपसे बड़े मूव्स मिस होंगे। तो आपको डिप मिलेगा तो आप खरीदने की कोशिश करिए। इट इज अ थीम जो कि आगे चलने के लिए तैयार है, समय मांगती है। चलिए ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ आगाज करते हैं आज के हमारे इस सेगमेंट का। रेलवे से ही बात शुरू करते हैं क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा दर्द लोगों का
मतलब लोगों को लगा था कि थोड़ी सी बजट तक एक तरफा रैली रहेगी, हालांकि ऐसा सोचना भी थोड़ी सी गड़बड़ बात थी। अरुण सर, आरबीएनएल से ही शुरू करना चाहेंगे, क्या करें? लगातार दूसरा दिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से गिर रहा है। जिन लोगों ने लिए, जिन लोगों ने एवरेज करने की कोशिश की बाजार की रिकवरी में, उनको क्या सजेशन रहेगा, और अभी भी क्या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कहाँ खरीदने के मौके हैं? हालांकि रिकवरी आ रही है थोड़ी थोड़ी। जी बिल्कुल जी, कल भी मैंने यही कहा था कि इसमें जब करेक्शन किसी स्टॉक में आता है तो 1 या 2 दिन वो करेक्शन चालू रहता है। तो वही चीज देखने को मिल रही है। अगेन कल भी 360 के आसपास बाई करने की सलाह दी थी। आज भी मेरा वही सलाह है, 360 के आसपास आता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट या फिर फ्रेश एवरेजिंग करनी चाहिए नीचे में। तो कोई व्यू में चेंज नहीं है, अभी तक वो लेवल्स आए नहीं है, तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली ऐड ऑन करके चलना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है आरबीएनएल को लेकर के। आईआरएफसी देखिए मैम, क्या करें अभी आईआरएफसी को लेकर के? नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड बिल्कुल जी। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, 118.20 के आसपास। 118.20 के आसपास, चलिए ठीक है। तो अभी जिनके पास है वो तो होल्ड करें ना? यस, उनकी अगर बाइंग अच्छी है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग, फ्रेश पैसा लगाना है तो आप 120.18 का वेट कर लीजिए। चलिए 118.20 पे जो है नई जो है खरीदारी जो है वो करने के मौके आपको मिल सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इरकॉन, अरुण सर, इरकॉन पे भी आपका व्यू जो है पॉजिटिव रहा है। अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए इरकॉन पे? विपुल जी, सेम वही सलाह है। इरकॉन, आईआरएफसी और आरबीएनएल, इन तीनों को डिप में ऐड करना है। इरकॉन डेफिनेटली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, और कल भी मैंने कहा था कि इरकॉन आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसका चार्ट ज्यादा मजबूत है। इसको ऐड करने की सलाह कल मैंने 165-170 के बीच में दी थी। अभी भी सेम वही सलाह है, जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और हो सकता है जनवरी में आपको इरकॉन ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। बाइंग आपको 165-170 के बीच में ही करनी है। वहां पे मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करके चलना चाहिए, और जिनके पास है वो होल्ड करके चले। जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। और इस सब के बीच में अगली कंपनी जो है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ 900 के ऊपर। सब में पूरे ओवरऑल रेलवे में अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तब तक अरुण सर, आप जरा बीईएमएल पे आपसे व्यू जानना चाहेंगे, और ये दोनों वीक के बीच की कड़ी है जो हमारा दूसरा सेगमेंट, मतलब इसी में से जो दूसरा सेक्टर है डिफेंस, उसमें भी शामिल है ये। 913, 914 पे मैम कैसा लग रहा है आपको टीटागढ़ रेल? पहले आप बता दीजिए, फिर टीटागढ़ के बीईएमएल के लिए सर के पास जाएंगे। 913-15 पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि अगर ये 850 पर आए तो आप ऐड कर सके, एंड या तो वेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हैं वो लगभग आपके 970 से स्टार्ट होंगे और क्लोज टू 1100 तक जाएगा। और ये जो व्यू है ये करीब करीब आप मान के चले कि 2 महीने तक का ही व्यू है। सो थोड़ा सा पैसा आप इसमें अभी लगा सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ फंड शुड गो नियर टू 850, क्योंकि यहाँ से पुल बैक वेरी एक्सपेक्टेड है, और आपके अकाउंट में रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। फॉर दैट पर्पस ओनली आप इसमें थोड़ा बहुत चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। अगर पेशेंट है, विदाउट पोर्टफोलियो भी अगर आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, 850 का वेट करो, वहां पर एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है मेरी नजर में 780 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, ये इस ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए मोर देन इनफ है, तो वो स्टॉप लॉस इसमें मोर देन सफिशिएंट होगा। खरीद सकते हैं, लेकिन 850 पर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बीएमएल पे? विपुल जी, सेम 1800 के आसपास, 1820 ही कहा था कल भी, वहां पे बाई करना चाहिए। लेवल्स आ चुके हैं उसी के आसपास, तो अच्छे लेवल्स है ऐड ऑन करने के लिए। पर एक ही चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा व्यू बड़ा रखे इस स्टॉक में। ये जो लेवल्स है वापस रिट्रेस हो रहे हैं नीचे में, 1800 के आसपास भी शायद स्टॉक आ जाए, तो अच्छे लेवल से विपुल जी इसको ऐड ऑन करके चलना चाहिए। एक मिक्सचर है डिफेंस और रेलवे में, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक का फिलहाल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। अच्छे लेवल से यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, अच्छे लेवल्स हैं, करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। डिफेंस और रेलवे दोनों का अच्छा मिक्सचर भी है, तो ये जो है बीएमएल जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छा मिक्सचर जो है वो है मिधानी, कल से जो है दौड़ रहा है। मैं चाहूँगा इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। जो है अंबाला मैम, पहले आप बता दीजिए, फिर अरुण सर से ही पूछ लेंगे क्योंकि आपका नंबर है पहले। तो मिधानी के अंदर अब आज भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, कल भी तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी में अभी बाय कर सकते हैं या इसके नीचे आने का वेट करना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी? 360 के आसपास पहुँच गया है।
मिधानी को ले सकते हैं विपुल जी, और मिधानी के लिए जो टारगेट है 395 से लेकर के आराम से इसमें 440 के टारगेट मैं तो देख पाती हूँ। एंड यहाँ पर जो हम एक स्टॉप लॉस है, इसमें नीचे आने का वेट ना करते हुए हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 310 रुपए का, बिकॉज इससे पहले कि ये पुल बैक ले, इट इज लाइकली कि पहले टारगेट की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट कल भी शायद नाम तो आया था, बट आई डोंट नो, लेकिन मिधानी कल भी डिस्कस हुआ था मैम, क्योंकि कल यस जी जी, और कल भी बाइंग ही दिया था, और मेरे ख्याल से जो बाइंग कल इस पे थी वो 335 और 40 के रेंज में थी, जहां तक मैं एकदम याद कर पा रही हूँ। वेल व्हाटएवर, बट अभी भी ये अच्छा स्टॉक है, वो मूवमेंट नहीं आया जो बाकी मेटल्स स्टॉक्स में आया था, तो ये चलने के लिए तैयार है, आप इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक। सर मतलब हालांकि कल की जो रैली रही, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडियनाइजेशन पे फोकस करने की बात हुई है डिफेंस के अंदर, उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि कंपनी की जो 70% ऑर्डर बुक है वो डिफेंस से आ रही है, 20% स्पेस सेक्टर से है, 10% के आसपास वो एनर्जी से, तो बड़ा मिला जुला इनका मिक्स है। कैसे फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं अरुण सर इसके आप? विपुल जी, फंडामेंटल्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, और साउथ इंडिया में जहाँ पे हैदराबाद वगैरह में भी इनका एक बड़ा वो है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। पर चीज एक ही है, 2 दिन से स्टॉक चल चुका है, तो वो एक दिक्कत जरूर है फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आप देखिए 300 से लगातार 360 तक ऑलमोस्ट 20% का मूव आ चुका है, मोमेंटम पॉजिटिव है, तो मेरा व्यू भी स्टॉक पे पॉजिटिव रहेगा। पर यूजुअली विपुल जी मेरे रडार पे आता नहीं है, तो इस पे कोई डीप टिप्पणी नहीं है। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 380 तक शायद इसमें एक्सटेंशन हो सके, तो 380 385 तक ये स्टॉक जा सकता है। 380 385 तक ये स्टॉक जा सकता है। चलिए ठीक है। रेलवे पे कोई किसी मैम कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? कोई फेवरेट काउंटर आपका? करंट भाई अच्छा, एक वो रह गया जुपिटर वैगन, रह तो बहुत सारे गए, IRCTC रह गया, बहुत सारे रह गए, लेकिन जुपिटर वैगन पे क्वेरीज काफ़ी रहती है, तो एक बार जरा देख लीजिए, फिर जो 2-4 शेयर डिफेंस के भी डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है, JWL एक बार देखेंगे, डिप आया है इसमें, इसको थोड़ा सा करेक्ट खरीदने की कोशिश करिएगा। अभी 335 के क्लोज है, 1-2 दिन और वेट करेंगे तो हमें ये 315-20 में मिल जाएगा क्लोज टू, तो वहां पर इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू बना करके चले, एंड जस्ट कीप द बजट असाइड। इट्स नॉट द बजट, और बजट बेस्ड व्यू नहीं है ये आप बहुत ही एक वैल्यूएशन, चार्ट, प्राइस, एक कॉम्बिनेशन आप बाय कर रहे हो, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको आराम से यहाँ पर 410 का पहला टारगेट एंड 500 रुपए का सेकेंड टारगेट आराम से आप एक्सपेक्ट करो, और इसको टाइम दीजिएगा लगभग वंस योर एंट्री गेट ट्रिगर्ड, तो आप इसको लगभग 6 महीने से ज्यादा का व्यू भी नहीं है, इससे में ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रख लीजिएगा, हाई बीटा स्टॉक है, तो आपका स्टॉप लॉस में 270 से नीचे रखने की जरूरत नहीं है, तो 270 का स्टॉप लॉस। बेस्ट बाइंग मेरी नजर में 320, 315, 334 पर चल रहा है, अभी 2-4 दिन का वेट करिए, 410 से 500 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। जो है कोई फेवरेट काउंटर है आपका रेलवे में? काउंटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए आप सोच लीजिए, तब तक मैं डिफेंस पे एक सवाल ले लेता हूँ आराम से, है ना। शुरुआत करना चाहेंगे सर, शिपिंग डिफेंस में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है हाल के दिनों में, जैसे GRSC हो, मझगांव हो। GRSC से शुरू करना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? आज हालांकि 3% टूटा हुआ है, ये थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, तेज़ी से गिरता भी है और तेज़ी से चलता भी है, 1 महीने में 11-12% करेक्ट हुआ है, क्या ये लेवल सही है करंट लेवल पे? विपुल जी, मेरा GRSC और किसी भी शिपिंग स्टॉक पे फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि चार्ट अभी नेगेटिव है, और वापस शायद एक बार रिसेंट लोस के पास या फिर उसके एटलीस्ट 50% रिट्रेस हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और 2380 तक शायद एक बार स्टॉक चला जाए, तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी। अभी भी चार्ट साइडवेज टू नेगेटिव है, थोड़ा बेटर चार्ट्स इसके अगर आप देखें कंपैरिजन में, तो BEL और HAL के थोड़े बेटर चार्ट है, पर फिलहाल GRSC में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। चलिए ठीक है। और इस बीच हमारे ब्लेसिंग भी करें, टर्न अराउंड इन वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट जेन डार्क हॉर्स फॉर 2026, एंजॉय द गोल्डन ड्रीम रन। अरे गुरुदेव वाह, एक से एक टिप्पणियाँ यहाँ पर आती रहती हैं लोगों की। चलिए अब मैम के पास चलते हैं। मैम अगली टिप्पणी जो है आपसे जानना चाहेंगे BDL को लेकर के, BDL कैसा लग रहा है आपको? BDL आज की डेट में थोड़ा सा तो डिप है, एंड फ्रेश बाइंग अगर नहीं की है और करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इसको वेट करिए 1200 का, थोड़ा दूर है,
आराम से वेट करेंगे तो आ जाएगा। तो जो एक मूवमेंट प्ले होना था, मैंने दिया था 1520 का टारगेट, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया। अब ये जो मूवमेंट है, अगर इसको चलना था तो ये वापस से नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया है, इसका मतलब है बात दूर तक जाएगी। सो वेट फॉर 1200 से 1250 के आसपास का भाव आपको मिल जाएगा अगले कुछ कपल ऑफ डेज के अंदर में, तब आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, और एल्स नहीं, वही एक बेटर स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें और एल्स की जरूरत ही नहीं है। 1250 का वेट करिए, अच्छी एंट्री है, फिर वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक से एक स्टॉक छूट गया, तो हम आप लोगों में से अगर कोई भी टिप्पणी करना चाहे बीच में, तो एक जायसवाल नेको पे कर दीजिएगा। छोटा शेयर है, 2 दिन से जो है अच्छा मोमेंटम है, तो क्या करना चाहिए वो जरा एक बार बीच में जब भी आपके पास कोई सवाल आए तो आप साथ में इसके बारे में भी कोई भी टिप्पणी कर दें। लेकिन सर, अगली टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे HL को लेकर के। मतलब उस तरह का मोमेंटम आया नहीं जब से ये दुर्घटना हुई है। क्या ये सही समय है या और नीचे 4200 के आसपास इसे प्लस करना चाहिए? HL करंट लेवल पे 4300 साढ़े 4300 के आसपास कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, नीचे में बाई करना चाहिए। 4250 4300 का हमने इसमें अलर्ट लगा के रखा है। अभी तक ट्रिगर आया नहीं है, पर ये जो ओवरऑल मोमेंटम है ये कंसोलिडेशन का जरूर है, पर इसका जो एक्यूमुलेशन जो है बाइंग लेवल है 4250 से 4300 के बीच में है। तो इसको जरूर रेडार पे रखें, स्क्रीन पे लगा के रखें। किसी ने मिस किया है, 4300 और 4250 के बीच में मिलता है, तो इसको ऐड करके चल सकते। ठीक, एस्ट्रा माइक्रो मैम जरा देखिए, एस्ट्रा माइक्रो पे आपका व्यू क्या रहेगा? अस्त्र माइक्रो मतलब इसे कहा जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में है तो जैसे योग का योगा हो गया, वैसे अस्त्र माइक्रो का हो गया एस्ट्रा माइक्रो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वेट फॉर अ लिटिल बेटर प्राइस, जो कि मेरी नजर में 910 के आसपास में है, तो वहां पर फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे। 910 से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, 925 बस, तो अभी 970 के आसपास में है। थोड़ा दिन वेट करिए, ये प्राइस आए तो फिर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी सेक्टर चल रहा है तो हमेशा चलते नहीं रहता, कोई भी स्टॉक चल रहा है तो हमेशा चलते नहीं रहता, कूल ऑफ होते हैं। तो जिसकी एंट्री जहां पर है, फिर उसको जो पायदान मिलेगा उसके हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दैट्स इज समथिंग, जब प्राइस के ग्रीन रेड होते रहते हैं, तो उसमें आप अपने लिए मौके ढूंढो। अगर स्टॉक आपको पसंद है और ये एस्ट्रा माइक्रो ठीक ठाक है, आप इसको डिप में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट की एक्सपेक्टेंसी आप यहाँ पर जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है, तो 1050 से लेकर के 1200 तक के भाव को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही। दैट्स द नेचर ऑफ दिस स्टॉक। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 870। चलिए ठीक है, आखिरी के 30 सेकंड आप दोनों लोगों के पास हैं इस सेगमेंट के लिए। सर आपसे एक तो BL पे बात नहीं हो पाई, तो BL पे आपकी राय, और रेलवे डिफेंस बना करके अगर एक साथ अगर आपको 2-3 शेयर चुनने हो, 4-5 शेयर जो भी है 2026 के लिए, तो वो कौन से होंगे सर, सिर्फ रेलवे डिफेंस के? विपुल जी, इरकॉन डेफिनेटली उसमें रहेगा। इरकॉन और RVNL आप लेके चल सकते हैं जहां तक रेलवे की बात है। अगेन ये व्यू लंबा की बात करें 2026 में, मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक अच्छे करेंगे। सेकंड, डिफेंस में जहां तक बात है, ऑलरेडी मैंने कहा BEL और HAL ये दोनों ही लीड करेंगे। और किसी भी वजह से डिफेंस में मोमेंटम आता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल्स है, जिनकी 4-5 साल आगे तक की जिनके पास काम है, वो BEL और HAL ही रहेंगे। मुझे लग रहा है चारों स्टॉक को आप या तो एक बास्केट बना लें या तो इसको एक्विजिशन के लिस्ट में जरूर डालें। मुझे लग रहा है चारों स्टॉक 2026 में भी अच्छे करने चाहिए। BL करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 391 पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, करंट लेवल पे कर सकते हैं। ये स्टॉक रेडार पे है और 380 390 अच्छा सपोर्ट है, तो ये लेवल भी मुझे लग रहा है अच्छा है। पर ऐसे बाई ना करें या कोई ऑप्शन या फ्यूचर बाई ना करें, कैश में लेना चाहे तो पोर्टफोलियो में लेके चल सकते। ठीक मैम, सेम क्वेश्चन आपसे, आपकी टिप्पणी? मैं जहाँ पे ज्यादा प्रेफर करूंगी आइडिया फोर्ज को, डेटा पैटर्न्स को, जो कि आज की डेट में भी खरीदने वाले प्राइस के पास में ही है। और नजरिया 1 साल का रखा है हमने, क्योंकि हम साल के अंत में है तो 1 साल की बातें कर रहे हैं। तो डेटा पैटर्न्स में कभी नियरली हमको 3300 से लेकर के 4000 का भाव दिखता है डेटा पैटर्न्स में। एंड आइडिया फोर्ज जो अभी 465 के आसपास में है, क्लोज टू 550 इज द फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 630 इज द सेकंड टारगेट, जो 1 साल के नजरिए में दिख सकता है। तो पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, दोनों में कंसिडरेशन प्राइवेट पार्ट है, देखा जा सकता है। ठीक है, जायसवाल नेको पे नहीं बताया किसी ने, हर आ चुके हैं। जायसवाल नेको अगर मैं अलाउड हूँ तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आई वाज द वन जिसमें हर्ष जी थे। हर्ष जी के टाइम पर इसमें ट्रेड दिया गया था लगभग 67 के आसपास। अभी क्या करें जी? मुझे बताने तो दीजिए। वो मैम एक्चुअली हर 30 पे खत्म करना है, मुझे कहा जा रहा है, प्लीज छोटा सा मतलब ये तो इसमें
जी। ओके, इसमें फिलहाल आप बने रहिए, अगर आप हैं तो बने रहिए। अगर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 82 शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड इसमें आप आगे के लिए अब 95 और 100 इन दो टारगेट्स के लिए करीब 10% के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसको समझ लीजिए पहले। चलिए ठीक है, तो मतलब कवरेज में आ गया, कम से कम ये है कि लोग फिर ये नहीं कहेंगे ना कि मतलब इस पर आपने डिस्कशन ही नहीं किया। इस सेगमेंट को यहीं पे करते हैं समाप्त और अगले सेगमेंट के लिए ढोल नगाड़े के साथ करते हैं शुरुआत। ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को खंगाल के पढ़ के सिर्फ 4 शेयरों पे जो है बातचीत करने के लिए लेकर के आते हैं हर्ष, और हर्ष तमाम सारी जो है रिपोर्ट्स के साथ मौजूद हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, सबसे पहली कंपनी आईवेयर लेंसकार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और लेंसकार्ट को अगर आप देखें तो एमके की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, खरीदारी की सलाह और 525 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। इनका कहना है कि अगर आप आईवेयर मार्केट की बात करें यहाँ पर तो कंपनी जो है एक लीडर के तौर पर उभर रही है, बढ़ रही है आगे। 9 अरब डॉलर का जो है पूरा मार्केट है यहाँ पे, बहुत संभावना है, करीब 13% सालाना ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है अगर कंपनी जो है सही हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखती है। जीएसटी कटौती का फायदा मिल रहा है। दूसरा जो है फैशन ट्रेंड जिस तरीके से बदल रहा है, लगातार नई ग्लासेस नई कंपनी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। टेक्नोलॉजी आधारित जो है उसका विस्तार कंपनी कर रही है, ये एक पॉजिटिव है। बिजनेस मॉडल जो है उसमें मजबूती आ रही है, मुनाफा जो है आने वाले दिनों में जल्द ही आता हुआ दिख सकता है। और विजन केयर और साथ ही ऑडियोलॉजी और साथ ही स्मार्ट चश्मे जैसी जो चीजें हैं वो नए मौके के तौर पर उभर रहे हैं इस कंपनी के लिए। लेंसकार्ट हाल की लिस्टिंग, अरुण सर आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हम में से खाली आपके ही आंखों में चश्मे नहीं लगे हैं, बाकी सब तो चश्मे लगाए हुए हैं, कैसा भविष्य दिखाई दे रहा है सर? विपुल जी, इस पे तो मेरी कोई टिप्पणी है नहीं, पर ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें से काफी बार शॉपिंग वगैरह होती रहती है घर में। पर कंपनी फंडामेंटली तो सभी को पता है, जो वैल्यूएशंस की काफी बड़ी डिबेट है। पर विपुल जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अच्छे सेगमेंट में है, तो ज्यादा दूर नहीं है। इनके टारगेट्स 460 के आसपास चल रहा है, 525 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है आराम से आपको 480 490 तक के लेवल्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि अच्छे एक सेगमेंट में काम कर रही है। बाकी कोई डीप टिप्पणी नहीं है विपुल जी, टेक्निकल चार्ट भी नहीं है, फंडामेंटल को कोई कवरेज भी नहीं है, पर चूंकि अच्छे सेगमेंट में है तो जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। जिनके पास है उनको बने रहने की सलाह यहाँ पर लेंसकार्ट में दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, सरकारी डिफेंस कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 500 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि जो डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स है उसमें बीएल जो है उसको एक बड़ा फायदा सरकार के फैसलों का हो सकता है। किन फैसलों का? क्योंकि सरकार की तरफ से जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उससे 79,000 करोड़ के यहाँ पे जो है वो मंजूरी देते हुए दिखे हैं। इनका कहना है कि एयर डिफेंस में निगरानी में और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें एक मजबूत स्थिति जो है वो बीएल के तौर पे देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो तुरंत मिलते हुए नहीं दिखेंगे, 2 से 4 सालों में जो है ऑर्डर की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं और इससे जो है स्टॉक को फायदा हो सकता है। ये बात बीएल को लेकर के निकल के आई है, 500 के लक्ष्य यहाँ पर खरीदारी करें, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आती हुई। अंबाला मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जो है बीएल को लेकर के 500 रुपए के लक्ष्य निकल के आए हैं? साल भर के व्यू से आई डू अग्री, बट अभी नहीं खरीदना। और खरीदने के लिए जो भाव बनेगा 370 के आसपास मोस्ट कंफर्टेबल प्राइस है। 391 पर है, थोड़े दिन वेट करिए, ये भाव आ जाएगा, तब आप एंट्री बिल्कुल प्यार से कॉन्फिडेंस के साथ में बना सकते हैं। एंड रही बात टारगेट, तो साल भर का नजरिया रखा है तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। चलिए ठीक है, ये बात बीएल को लेकर के निकल के आई है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई है। और अगली रिपोर्ट के लिए फिर चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली रिपोर्ट क्या कह रही है, किस सेक्टर से है? जी, पेट्रोनेट एलएनजी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 400 रुपये के लक्ष्य दिए और उन्होंने जो टारगेट्स थे बहुत ऊपर के दिए। 44% जो है इनको अपसाइड यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले इनका कहना है कि 2026 में ग्लोबल एलएनजी की जो सप्लाई है उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनका कहना है कि भारत के लिए सस्ती एलएनजी जो है वो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो दोबारा बढ़ने की संभावनाएं पूरी दिख रही है। यहाँ पे दहेज टर्मिनल का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो पूरा हो गया है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव पॉइंट गिनवाया इन्होंने। और
अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें जोखिम जो है वो बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे एक साल में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। 3 से 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में एलएनजी डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है और इसलिए इनको ये स्टॉक पसंद आ रहा है। चलिए ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी पे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर के? अभी इस रिपोर्ट से आप सहमत हैं क्या? और दूसरा, अगर आप चाहें तो हमारी एक दर्शक हैं योगिता जी, बहुत देर से टिप्पणी कर रही हैं कि अरुण सर से प्लीज़ टाटा कंज्यूमर शेयर के बारे में पूछ लें, क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल विपुल जी, पेट्रोनेट का चार्ट अच्छा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। चार्ट पे प्योर मैं बता रहा हूँ 320 325 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। 269 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस काफी छोटा है और टारगेट्स बड़े स्टॉक में आ सकते हैं। जहां तक टाटा कंज्यूमर की बात है, काफी अच्छा चार्ट है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहे। 1230 1235 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में बने रहे, चार्ट अच्छा है। और एक विपुल जी, एक स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप जब भी आपके हाँ बिल्कुल बता दीजिए, अभी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विपुल जी, एलटीएफ में बाई करने की सलाह रहेगी। 301 302 के आसपास चल रहा है। एक पोजिशनल कॉल 4 से 5 दिन का लेने की सलाह है। 314 के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 297 के नीचे लगा के रखे। मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। अपने मेजर सपोर्ट और पुट राइटिंग जोन के आसपास स्टॉक आया है। तो 314 के टारगेट के साथ एलटीएफ एल&टी फाइनेंस को बाई करे और 297 का नीचे में स्टॉप लॉस लेके जाए। चलिए, इसको जरा लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए। अभी 0.25% के आसपास की तेजी 302 302 पे एल&टी फाइनेंस इस समय ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? तो मुझे 297 का स्टॉप लॉस है। रिसेंट लोस उसी के आसपास है और टारगेट 314 के आसपास है। टारगेट 314 के आसपास। 314 314 के टारगेट, यानी कि करीब 10-12 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलें। और एक स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया गया है वो 297 का देखिए, चलिए स्क्रीन पर आ गया है, नज़र रखें यहाँ पर। 314 का टारगेट, 297 का स्टॉप लॉस, 302 का करंट प्राइस। 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र बना करके चलिए एल&टी फाइनेंस में। चलिए हर्ष, अगली कंपनी जी इंडिको पेंट्स की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी है यहाँ पर। और अगर हम देखें यहाँ पे तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 1450 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य है। अब इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो कंपनी की ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो कंपटीशन है उसका जो दबाव था वो धीरे धीरे अब हल्का हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे टीयर 2 टीयर 1 के शहरों में बात करें तो कंपनी जो है वो तेजी से डीलर नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। यहाँ पे कीमतें जो है वो स्टेबल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्रूड की जो ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी दिखाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आगे भी जो है जो कीमतें हैं वो बढ़ने की संभावना कम दिख रही है। FY27 में 15 से लेकर 20% के रेवेन्यू की उम्मीद जता रही है। अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करें तो 18 से 19% का अनुमान है। और ये कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में मुनाफा भी एक अच्छा बढ़ता हुआ दिख सकता है। 1450 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक इंडिगो जो है सरदर्द बढ़ाई हुई है, यहाँ पे जो है खरीदारी करने की सलाह है। माफ कीजिएगा। अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी? यस, ऑलराइट। तो इन्होंने 1450 के जो टारगेट दिए हैं, टारगेट बड़े नहीं दिए, ठीक है, लेकिन बाइंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक के करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और वो बाइंग इन माय ओपिनियन आएगी लगभग आपको 1050 के आसपास। तो अभी भी 70 पॉइंट्स दूर है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पुल बैक अवॉइड करो। 2-3 दिन में अगर आपको 1-2% 3% का पुल बैक दिखता है तो इंपल्सिव डिसीजन ना लेकर के आप अच्छे प्राइस का वेट कर लीजिए 1050 के आसपास में। एंड यस, जो टारगेट्स दिए गए हैं बड़े नहीं है। आपको साल भर में ये इन्होंने 1470 के आसपास 50 के आसपास का जो रेट दिया है ठीक ठाक है। आई मीन लगभग मैंने जो इसमें प्रोजेक्शन देख पा रही थी, अभी हम लोग इसको डिस्कस भी कर रहे थे, 1500 के आसपास के इसमें टारगेट है। तो ठीक है, दायरे के अंदर ही है, लेकिन बाइंग अच्छी करने की कोशिश करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो ये चारों शेयरों पे जो है हम लोगों ने बातचीत कर ली है। नज़रें रखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। हमारे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखें। और हमारा 11:30 बजे का सेगमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।